हाँ भाई, तो कल हमने जो है एसिटिलीन गैस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हमने ऑक्सीजन गैस के बारे में पढ़ा था, उसके निर्माण की विधियाँ देखी थी कि कैसे हम ऑक्सीजन गैस को बनाते हैं, कैसे एसिटिलीन गैस को बनाते हैं, कैसे फिर उनका इस्तेमाल करते हैं और कैसे उनको भंडारित किया जाता है। ठीक है, तो तमाम चीज़ें हमने देखी थी उस चैप्टर के अंदर। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो हाइड्रोजन गैस के ऊपर है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस, इट्स यूज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन गैस, यानी कि हाइड्रोजन गैस क्या होती है, ठीक है, उसके उपयोग क्या है, ठीक है, और उसमें गुण कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें इस चैप्टर के अंदर देखनी है। ठीक है, अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन गैस भी एक बड़ी महत्वपूर्ण गैस है वेल्डिंग के अंदर। हम अंडर वाटर कटिंग के अंदर, अंडर वाटर वेल्डिंग के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन गैस के बारे में देखते हैं कुछ पॉइंट्स। जो ये गैस होती है एसिटिलीन गैस की तरह ही एक ज्वलनशील गैस है। ठीक है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये किस प्रकार की गैस है, किस प्रकार की कैटेगरी में इसको रखा जाता है। अलग अलग गैसों के बारे में मैंने तुम्हें बताया था। कुछ इनर्ट गैसें होती हैं, ठीक है, जिनका किसी भी चीज़ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। सहायक गैसें होती हैं, कुछ ज्वलनशील गैसें होती हैं जो खुद आग पकड़ सकती हैं, खुद जल सकती हैं। वो हाइड्रोजन भी उसी श्रेणी की एक गैस है जो खुद जल सकती है। क्लियर? तो हाइड्रोजन गैस जो होती है, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ मिलाकर एक फ्लेम का निर्माण करती है। ठीक है, एक लाइट ब्लू फ्लेम का निर्माण करती है, हल्के नीले रंग की फ्लेम बनाती है, जिसका टेम्परेचर 2400 डिग्री सेल्सियस से 2450 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, टेम्परेचर कितना रहेगा? 2400 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2450 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान उत्पन्न करने की क्षमता इस गैस के अंदर होती है। ठीक है, जो कि ऑक्सी एसिटिलीन में कितना बनता था? 3100 से 3300 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान हम उत्पन्न कर सकते थे। ठीक है, तो इस गैस में 2400 डिग्री से लेकर 2450 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान हम जनरेट कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, और उस फ्लेम का इस्तेमाल हम धातुओं को जोड़ने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ज्वलनशील गैस है ये हमें पता लग गया, फ्लेम का पता लग गया, फ्लेम के टेम्परेचर का हमें पता लग गया। तो आगे जो है एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और लेड, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और लेड, सीसा जिसको कहते हैं हम, ये ऐसी धातुएं होती हैं जिनकी वेल्डिंग करने के लिए अक्सर इस गैस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सीसा, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, ठीक है, इन धातुओं की वेल्डिंग करने के लिए हमें ऑक्सीजन गैस के साथ मिलाकर हाइड्रोजन गैस को एक फ्लेम का निर्माण करते हैं और फिर इन धातुओं की वेल्डिंग करते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग करने पर ऑक्साइड नहीं बनता। हुई ऑक्साइड ऑक्सीजन के संपर्क में आने से दो धातुएं ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, एक परत आ जाती है उनके ऊपर जो कि वेल्डिंग में बाधा उत्पन्न करती है। ठीक है, तो जब हम हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं तो वो परत नहीं बनती है, ऑक्साइड की परत नहीं बनती है, किसी प्रकार का ऑक्साइड वेल्ड मेटल के ऊपर नहीं बनता है। कठोर धातुओं की वेल्डिंग के लिए एटॉमिक हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कुछ धातुएं नरम होती हैं, जैसे कि धातुओं के स्ट्रक्चर को हम देखें, आगे आएगा वो टॉपिक भी। ठीक है, तो कुछ धातुएं नरम होती हैं, ठीक है, जैसे जिनको आसानी से मोड़ सकते हो तुम। ठीक है, और कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनको पूरी ताकत लगाकर भी नहीं मोड़ पाते हम। ठीक है, इसका मतलब उनमें कठोरता अधिक है। ठीक है, जो हमारे मोड़ने से नहीं बैंड हो रही है। ठीक है, तो जिनके अंदर कठोरता ज़्यादा होती है उन गैसों की अगर हमें वेल्डिंग करनी है, उन धातुओं की वेल्डिंग करनी है, तो हमें एटॉमिक हाइड्रोजन गैस के साथ ऑक्सीजन गैस को मिलाकर एक फ्लेम का निर्माण करेंगे और कठोर धातुएं जितनी भी हैं, ठीक है, जितने भी प्रकार के स्टील कठोरता की श्रेणी में आते हैं, उसको हमें वेल्ड करेंगे एटॉमिक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्वारा निर्मित फ्लेम के द्वारा। ठीक है, तो इसके बाद मतलब दोनों ही प्रकार की धातुएं वेल्ड की जा सकती है, कठोर भी और नरम धातुएं भी। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम नरम धातु होती है तो उसके लिए खाली हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करेंगे हम, और एटॉमिक या परमाणु हाइड्रोजन का इस्तेमाल हम कठोर धातुओं की वेल्डिंग के लिए करेंगे। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है, यानी कि विशेषताएं क्या होती है हाइड्रोजन गैस के अंदर। कोई भी चीज़ होती है उसके अंदर कुछ ना कुछ विशेषता होती है। ठीक है, वेल्डिंग करते हैं तो उसके अंदर भी हमें विशेषताएं देखनी पड़ती हैं, कमियां देखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो जो हमारी ये होती है गैस, हाइड्रोजन गैस जो होती है, हाइड्रोजन गैस के अंदर भी कुछ विशेषताएं होती हैं।
ठीक है। उन विशेषताओं में मुख्य रूप से क्या शामिल है वो चीज़ देखेंगे अभी, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस जो होती है एक रंग तथा गंधहीन गैस होती है भाई, जैसा कि मैंने पहले बताया था। किस प्रकार की गैस है ये? रंग और गंधहीन गैस है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस की कोई स्मेल नहीं होती और कोई कलर नहीं होता है, ठीक है, यानी कि ये रंगहीन और गंधहीन गैस है, ठीक है। यह वायु से भारी होती है। वायु के बारे में मैंने बताया था, जो जब विभिन्न प्रकार की गैसें एक संयुक्त रूप में होती हैं तो उसको हम वायु कहते हैं, ठीक है। तब एक नाम नहीं कहते उसका, जैसे एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और दूसरी प्रकार की गैसें थोड़ी थोड़ी मात्रा में मौजूद हैं, ठीक है। तो ये जो मिक्सचर है गैसों का, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? एयर कहते हैं, वायु कहते हैं, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन गैस होती है, अकेली गैस, वो वायु में जो विभिन्न गैसों का समूह है उससे भारी होती है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था पानी में घुलनशील होती है भाई। ऑक्सीजन के चैप्टर में जब हमने पढ़ा था तो मैंने बताया था पानी जो होता है किसके कंबाइंड मिश्रण से बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से पानी का निर्माण होता है। तो हाइड्रोजन गैस भी ऑक्सीजन के साथ पानी में पाई जाती है, ठीक है। यह ज्वलनशील गैस है, जैसा मैंने अभी बताया था, एक प्रकार की ज्वलनशील गैस है तथा ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक हल्के नीले रंग के फ्लेम का निर्माण करती है, ठीक है। जिस फ्लेम का तापक्रम जो है 2400 डिग्री सेल्सियस से 2450 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है अधिकतम, और उस फ्लेम के द्वारा हमें विभिन्न धातुओं की वेल्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। हल्के नीले रंग का फ्लेम तैयार करेगी। उसके बाद है हाइड्रोजन गैस जो होती है वही -252.8 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर तरल अवस्था में आ जाती है। ये जो गैस होती है, मैंने बताया था पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं और वो तीनों ही अवस्थाएं ग्रहण कर सकता है ताप मिलने पर, ठीक है। कई बार जैसे मौसम ठंडा होता है, कई बार मौसम गर्म होता है, तो मौसम का इफेक्ट केवल हमारे ह्यूमन बॉडी के ऊपर नहीं आता, तो पदार्थों के ऊपर भी आता है, ठीक है, सब्सटेंस के ऊपर भी आता है। जैसे लोहे से निर्मित पदार्थ है, एल्यूमिनियम है या दूसरी धातु है, सबके ऊपर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन गैस जो होती है उसको -252.8 डिग्री सेल्सियस का तापक्रम मिल जाता है तो वो तरल अवस्था में आ जाती है, ठीक है। फिर अगर हम ठोस अवस्था की बात करें, जम जाना, ठीक है, तो ये जो गैस होती है वही 258 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर ठोस अवस्था में आ जाती है, ठीक है। अगर हम ठोस अवस्था की बात करें तो जब इसको 258 डिग्री सेल्सियस का तापमान मिल जाता है तो ये गैस जो है हमारी ठोस अवस्था में आ जाती है, ठीक है। उसके बाद यह ऑक्सीजन के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाती है। ऑक्सीजन के साथ जो है विस्फोटक मिश्रण बनाती है। ये ऑक्सीजन जो गैस होती है हमारी उसके साथ मिलकर विस्फोटक मिश्रण बनाती है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है भाई, ठीक है। उसके बाद प्रिपरेशन मेथड ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। हाइड्रोजन गैस को कैसे तैयार करेंगे हम? हाइड्रोजन गैस को तैयार करने की विधि कौन सी है, ठीक है। तो एक चीज़ इसमें मिस्टेक हो गई है, ये जो है माइनस नहीं आएगा, माइनस इसमें आएगा। ठोस अवस्था मतलब जब तापमान कम हो जाता है चीज़ें तब जमती है, ठीक है। और ये जो है नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है 252.8 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर तरल अवस्था में आ जाएगी, यानी कि जब इसको प्लस में मिलेगा इतना हो जाएगा तो ये तरल अवस्था में रहेगी, ठीक है। और माइनस टेम्परेचर आ जाने पर ये जो है ठोस अवस्था में आ जाएगी, जम जाएगी, ठीक है। उसके बाद प्रिपरेशन मेथड ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस वो जो है हमें कैसे तैयार कर सकते हैं? अलग अलग विधियाँ है, जैसे हमने ऑक्सीजन के बारे में देखी थी वैसे ही कुछ विधियाँ इसकी हैं, जैसे कि पानी के विद्युत विश्लेषण द्वारा। वही प्रोसेस है जो मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था कि ऑक्सीजन और एसिटिलीन जो वो पानी से जब हम गैसों को निकालते हैं तो पानी 2 प्रकार की संयुक्त गैसों से मिलकर बना होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं? इस प्रोसेस के अंदर पानी के अंदर हम सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, ठीक है। गंधक अम्ल या सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है, जिसकी वजह से पानी में सुचालकता बढ़ जाती है। मैंने सुचालक और कुचालक पदार्थों के बारे में बताया था, यानी कि विद्युत धारा, ऐसे पदार्थ जिनके अंदर से विद्युत धारा आसानी से गुजर जाती है उनको हमें सुचालक कहते हैं, और ऐसे पदार्थ जिनके अंदर से विद्युत धारा नहीं गुजर पाती है उनको हमें कुचालक कहते हैं,
ठीक है। तो पानी पूरी तरीके से सुचालक नहीं होता है, ठीक है। तो पानी को सुचालक बनाने के लिए उसके अंदर हम सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, ठीक है, या गंध कमल को डालते हैं। उसके बाद ये जो है सुचालक हो जाता है और विद्युत धारा जब इसके अंदर से गुजारी जाती है तो 2 पोल बन जाते हैं वहाँ पर। एक पोल पर जो है प्लस पॉजिटिव पोल पर धनात्मक पोल पर ऑक्सीजन और ऋणात्मक पोल पर जो है हमारी हाइड्रोजन गैस एकत्रित हो जाती है। हमें जिस भी गैस का भंडारण करना है उसको हम लेकर भंडारित कर लेते हैं, ठीक है। ये कौन सी विधि में करते हैं? पानी के विद्युत विश्लेषण द्वारा जब हम हाइड्रोजन या ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हैं तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो उसके बाद है धातुओं की पानी के साथ क्रिया द्वारा कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ के साथ क्रिया जरूर करती है, ठीक है। जैसे मैंने बताया अधिकांश आज तक हमने पढ़ा कि आग को पानी से बुझाना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ तुम्हें यहाँ आकर पता लगी कि सब प्रकार की आग को पानी से नहीं बुझा सकते हम, ठीक है। खास तौर पे बिजली से लगी आग या फिर कार्बाइड में लगी आग या फिर एसिटिलीन गैस में लगी आग, इन पे पानी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। अगर एसिटिलीन की आग को तुम पानी से बुझाओगे तो वो और ज़्यादा भड़क जाएगी। जैसे तेल डाल दिया उस पर, ठीक है, तो एसिटिलीन वाली आग पे पानी जो होता है वो तेल जैसा काम करता है, उसको और ज़्यादा भड़का देता है, ठीक है। जबकि दूसरी जो नॉर्मल आग लगती है, कागज़ की आग वगैरह, लकड़ी की आग वगैरह, उनके लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है। तो यानी कि इससे पता चलता है हमें कि हर चीज़ के साथ कोई ना कोई चीज़ रासायनिक अभिक्रिया करती है, ठीक है, जिसका इफेक्ट हम देखते हैं सामान्य जीवन में, ठीक है। तो धातुओं की पानी के साथ क्रिया सोडियम, पोटासियम और कैल्शियम जैसी धातुओं को पानी में डालने से हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। सोडियम, पोटासियम और कैल्शियम जैसे पदार्थ हैं, अगर इनको हम पानी में डाल देते हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है इनसे, ठीक है। सोडियम, पोटासियम का धातुओं पर तीव्रता से प्रभाव पड़ता है, ठीक है। यानी कि सोडियम और पोटासियम जो है उनको पानी में जब हम डुबाएंगे तो बहुत तेजी के साथ ये गैस उत्पन्न होती है, ठीक है। इनकी जब पानी में डालते हैं तो ये रासायनिक अभिक्रिया बनती है 2Na + 2H2O डैश 2NaOH + H2, यानी कि लास्ट में जो है हमारी हाइड्रोजन गैस बन जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार हम हाइड्रोजन गैस का जो है धातुओं के साथ क्रिया करके भी बना सकते हैं और इसमें एक लिमिट होती है। किसी चीज़ को जब तुम डालते हो, ठीक है, जरूरी तो नहीं कि उसमें बहुतायत मात्रा में हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो, ठीक है। वो पानी की कैपेसिटी देखी जाएगी कि तुमने कितने पानी में डाला है, ठीक है, तो वो चीज़ होती है। उसके बाद लेन विधि होती है भैया, लेन विधि के द्वारा भी हम हाइड्रोजन गैस का उत्पादन करते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में लोहे के बारीक टुकड़ों को, लोहे के जो बारीक टुकड़े होते हैं उनको 900 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1000 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, ठीक है। यानी कि 900 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1000 डिग्री सेल्सियस तक के तापक्रम पर उनको गर्म किया जाता है, बिल्कुल लाल गर्म किया जाता है, ठीक है। जब वो लाल गर्म हो जाते हैं तो इसी अवस्था में उनके ऊपर से भाप गुजारी जाती है, स्टीम जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो भाप जब उसके ऊपर से गुजारी जाती है गर्म लोहे के ऊपर से, तब हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, यानी कि हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, ठीक है। जैसे 3Fe + 4H2O Fe 304 + H + 4H2, यानी कि इसको कहते हैं हम आयरन। ये आयरन का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। ये स्टीम का रासायनिक सूत्र है, यानी भाप का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। और ये जो है हमारा आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है, और 4H2 के बारे में मैंने पहले ही बताया था, ये हाइड्रोजन गैस का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। तो इस प्रोसेस के द्वारा ये क्रिया होती है, ठीक है। जब हमें लेन विधि के द्वारा गैस बनाते हैं, यानी कि लोहे के टुकड़ों को जब हम गर्म कर लेते हैं 900 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर, फिर उसके ऊपर से जब भाप गुजारी जाती है तब ये क्रिया होती है, ठीक है। और इस क्रिया होने के उपरांत लास्ट में हमारी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, जिसको हमें भंडारित कर लेते हैं। इस विधि में भाप की ऑक्सीजन लोहे के साथ मिलकर आयरन ऑक्साइड बना देती है, ठीक है। मैंने बताया था कि ऑक्सीजन जब एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद होती है, जब ये क्रिया हम वातावरण में कर रहे होते हैं तो वो गर्म लोहे के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बना देती है, ठीक है। जब ये ऑक्साइड बनाना शुरू कर देती है तो जितनी गैस उत्पन्न हो चुकी है उसको हमें स्टोर कर लेते हैं अपना,
ठीक है, उसको अपने जहाँ सिलेंडर में स्टोर करना है या जिन उपकरणों के द्वारा स्टोर करना है उसके द्वारा हम इसको स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद की अगर हम बात करें तो लोहा ठंडा होने पर उसके ऊपर ऑक्साइड की परत जम जाती है भाई। ठीक है, तथा हाइड्रोजन बनने की प्रक्रिया रुक जाती है। जब लोहा ठंडा होता है तो क्या होता है, उसके ऊपर ऑक्साइड की परत बन जाती है। ठीक है, जैसा कि तुम ये बाहर पुल बनाने वाले लोग बैठे होते हैं सड़कों पे, ठीक है, कई जगह हम देखते हैं वो बनाते हैं, लोहे को गर्म करते हैं भट्टियों के अंदर, और जैसे ही उसको बाहर निकालते हैं लोहा ठंडा होता है तो वो सफ़ेद पपड़ी जम जाती है उसके ऊपर। ठीक है, वो ऑक्साइड ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही लोहे से निर्मित जो धातु होती है वो ऑक्साइड बना देती है। ठीक है, तो वो गैस बननी रुक जाती है। उस दोबारा से गैस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उस लोहे के ऊपर से जो गर्म अवस्था में ठंडा हो चला था उसके ऊपर से वाटर गैस गुजारी जाती है। वही वाटर गैस जो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होती है। जब हम इसको उसके ऊपर से गुजार देते हैं दोबारा से, तो वो परत जो होती है ऑक्साइड की वो हट जाती है। ठीक है, और जैसे ही परत हट जाएगी हाइड्रोजन गैस के निर्माण की प्रक्रिया पुनः शुरू हो जाएगी। ठीक है, वो रुक क्यों गई थी, क्योंकि उसके ऊपर ऑक्साइड की परत आ गई थी। ठीक है, अब ऑक्साइड की परत को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिश्रण से जो गैस बनती है उसको हम वाटर गैस कहते हैं। वाटर गैस को उसके ऊपर से गुजारा जाता है, और जब वाटर गैस उसके ऊपर से गुजरती है तो ऑक्साइड की परत हट जाती है और दोबारा से जो है हाइड्रोजन गैस का निर्माण शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी कि दोबारा से उत्पन्न होना शुरू हो जाती है और उसको हम फिर भंडारित कर लेते हैं। ठीक है, जब तक लोहे के लास्ट में खत्म हो जाते टुकड़े तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, तो एक विधि होती है भाई बोस विधि। बोस विधि के द्वारा भी गैस का निर्माण किया जाता है। हाइड्रोजन गैस जो बनाई जाती है बोस विधि के द्वारा भी बनाई जाती है। इस विधि में क्या होता है, बेसिकली कोयले को गर्म किया जाता है। कोयला होता है ना, ट्रेनों में भर के जाता है, हम लोग देखते हैं। ठीक है, काले टुकड़े होते हैं इस प्रकार के। ठीक है, तो कोयले को गर्म करते हैं हम, और जब कोयला गर्म हो जाता है तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, भाप गुजारी जाती है गर्म कोयले के ऊपर। ठीक है, तो जब गर्म कोयले के ऊपर से भाप गुजरती है तब हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ठीक है, मैंने बताया कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ के साथ क्रिया करती है तो भाप जब गर्म कोयले के ऊपर से गुजरती है तो वो एक रासायनिक अभिक्रिया होती है वहाँ पर, जो कि ये है। ठीक है, C+H2O 1000 डिग्री सेल्सियस का तापक्रम रहेगा, CO+H2, यानी कि इसको बोलते हैं C को कोक, ये H2O स्टीम का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, 1000 टेम्परेचर रहेगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड CO कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र है, और H2 हाइड्रोजन का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, तो यानी कि लास्ट में जो हमारी गैस बन जाएगी वो हाइड्रोजन गैस हमें तैयार मिल जाएगी, और स्टीम और कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसके बाद जो बनेगी हमारी प्रक्रिया के बाद वो हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा, जिसको हम सिलेंडरों में भर लेते हैं और फिर इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसको मतलब हम वर्कशॉप में तैयार नहीं कर सकते, जैसे एसिटिलीन को तैयार करते हैं, ये बड़े बड़े कारखाने लगाए जाते हैं, वहाँ ये प्रक्रियाएँ की जाती है और उसको गैस को सिलेंडरों में भरकर हमारे तक पहुँचाया जाता है ताकि हम उसका इस्तेमाल कर सकें, या कंपनी के कर्मचारी, कंपनी के एम्प्लॉय उसका इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। उसके बाद चटोरे जो हाइड्रोजन गैस, यानी कि अब गैस बन गई है तो उसका भंडारण कैसे करेंगे, उसके सिलेंडर किस प्रकार के होंगे, चूड़ियाँ किस प्रकार की होंगी। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस का जो सिलेंडर होता है भाई, दिखने में ये ऑक्सीजन गैस की तरह ही होते हैं। ठीक है, दिखने में ऑक्सीजन गैस की तरह ही होते हैं। हाइड्रोजन गैस को 14 kg प्रति वर्ग सेंटीमीटर के दबाव पर भरा जाता है। ठीक है, यानी कि स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर के दाब पर भरा जाता है 14 kg के। ठीक है, दिखने में सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर जैसे ही होते हैं, और इनका जो रेगुलेटर होते हैं उनकी चूड़ियाँ जो होती हैं वो लेफ्ट हैंड की या बाएं हाथ की होती है। ठीक है, जो रेगुलेटर टाइप होंगे वो बाएं हाथ की तरफ होंगे। ठीक है, तो बाएं हाथ की चूड़ियाँ एसिटिलीन की बाएं हाथ की होती है, और हाइड्रोजन गैस की चूड़ियाँ भी किस हाथ की होती है, लेफ्ट हैंड की होती है। ठीक है, जो सामान्य साइज के नॉर्मल साइज के जो सिलेंडर होते हैं उनके अंदर 5.5 घन मीटर हाइड्रोजन गैस का भंडारण किया जा सकता है।
ठीक है। जो कैपेसिटी होगी सामान्य साइज के हाइड्रोजन गैस सिलेंडरों की कितनी होगी, 5.5 घन मीटर गैस उनके अंदर भरी जा सकेगी, ठीक है। ये जो गैस होती है हाइड्रोजन गैस, ये ऐसी गैस होती है कि बारीक छिद्र से भी निकल जाती है, बारीक छिद्र से भी, ठीक है। तो बारीक छिद्र से निकल जाएगी तो समय समय पर हमें इसकी लीकेज की जांच अवश्य कर लेनी चाहिए, ठीक है। कि अगर ज़रा भी लीक हो तो उसको हम दुरुस्त कर लें, अगर लीक हो गई तो हमारा नुकसान होगा, ठीक है। क्यों, अगर सारी गैस सिलेंडर खाली हो जाएगा तो नुकसान है हमें, ठीक है। तो हमें समय समय के ऊपर इसकी जांच कर लेनी चाहिए, ठीक है, कि गैस लीक है या नहीं है। अगर लीक है तो सिलेंडर को हमें ठीक करा लेना चाहिए। क्लियर भैया।